इतिहास की सबसे दिलचस्प ज्यामितीय चुनौतियों में से एक, वृत्त का वर्ग बनाना। सोचिए, एक ऐसी पहेली जिसने हजारों सालों तक दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमागों को उलझाए रखा। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, लेकिन ये सिर्फ कोई किताबी पहेली नहीं है। इसका जवाब हमें ले जाता है प्राचीन भारत के आध्यात्मिक रीति रिवाजों में, जहां ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति सिर्फ नंबरों का खेल नहीं बल्कि एक पवित्र जरूरत थी। दरअसल वृत्त का वर्ग बनाने की ये जो समस्या है, ये सीधे सीधे वैदिक अनुष्ठानों से पैदा हुई थी। खास तौर पर गार्हपत्य वेदी के निर्माण के लिए पुजारियों में इस बात पर बहस थी कि वेदी का आकार वर्गाकार होना चाहिए या गोलाकार। लेकिन एक बात पर सब सहमत है कि उसका क्षेत्रफल यानी एरिया बिल्कुल एक जैसा रहना चाहिए। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और इस प्राचीन और पवित्र गणितीय समस्या की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों को समझते हैं। तो चैलेंज बिल्कुल साफ है, एक दिए गए सर्कल के बराबर एरिया वाला एक स्क्वायर बनाना है। टूल्स भी एकदम सिंपल हैं, बस एक कंपास और एक सीधा स्केल। और एक सख्त नियम है, इसे कुछ गिने चुने स्टेप्स में ही पूरा करना होगा। इसी पहेली को कहते हैं स्क्वायरिंग द सर्कल या वृत्त का वर्ग बनाना। अब जरा उस दौर के एडवांस्ड मैथमेटिकल माहौल पर एक नज़र डालते हैं जहां इस समस्या को पहली बार हल करने की कोशिश की गई थी। प्राचीन भारत। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का ये जो कोट है, ये दिखाता है कि उस समय के भारतीय गणितज्ञों को ज्यामितीय सिद्धांतों की कितनी गहरी और फॉर्मल समझ थी। मतलब वो सिर्फ आकृतियां नहीं बना रहे थे, बल्कि उनके गुणों को बहुत सटीकता से परिभाषित भी कर रहे थे। इन प्राचीन निर्माण तकनीकों का जो ज्ञान है वो हमें मुख्य रूप से शुल्भ सूत्रों से मिलता है। ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं थे, ये तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की बेहतरीन टेक्स्ट बुक्स थीं जो उस समय की इंजीनियरिंग और आध्यात्मिक दोनों जरूरतों को पूरा करती थीं। देखिए, वृत्त की समस्या को हल करने के लिए पाई यानी पाई के मान को समझना तो बहुत जरूरी था। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि ये समझ समय के साथ कैसे बेहतर होती गई। महाभारत में पाई का मान लगभग 3 बताया गया। फिर बोधायन ने इसे और सटीक बनाया, लगभग 3.088 तक। और फिर आए आर्यभट्ट, जिनकी गणना 3.1416 तक पहुंच गई, जो कि आश्चर्यजनक रूप से सटीक थी। ये जो प्रगति है सच में कमाल की है। अब चलिए उन प्रमुख ऐतिहासिक हस्तियों से मिलते हैं जिन्होंने इस समस्या को हल करने की कोशिश की, और उन चुनौतियों को भी समझते हैं जो पाई की वजह से सामने आईं। पाई एक ऐसा नंबर है जिसे कभी भी एक साधारण भिन्न के रूप में सटीक रूप से नहीं लिखा जा सकता। ये शुल्भ सूत्र से बोधायन की विधि है। अपने समय के हिसाब से ये एक बहुत ही सरल और प्रभावशाली समाधान था जिसकी सटीकता हैरान करने वाली थी। ये सच में काबिले तारीफ है कि बोधायन ने इस ज्यामितीय प्रक्रिया को कितने आसान स्टेप्स में तोड़ दिया। ये एक सुंदर और व्यावहारिक समाधान था जिसने वैदिक पुजारियों को अपनी वेदियां सटीकता से बनाने में मदद की। लेकिन यहां एक लेकिन था, एक बहुत बड़ी सीमा थी। वर्ग से वृत्त बनाने का तरीका तो सीधा था, पर इसका उल्टा करने के लिए यानी वृत्त से वर्ग बनाने के लिए एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा मुश्किल प्रक्रिया की जरूरत पड़ती थी। मतलब ये कि ये प्रक्रिया रिवर्सिबल नहीं थी। अब कई सदियां आगे बढ़ते हैं और आते हैं महान श्रीनिवास रामानुजन के पास। उन्होंने पाई के एक बहुत ही सटीक अनुमान 355/113 का इस्तेमाल करके इस समस्या का एक अविश्वसनीय रूप से सटीक लेकिन बहुत ही जटिल समाधान दिया। उनकी ये रचना उनकी असाधारण प्रतिभा का सबूत है। तो जब हम इन दोनों महान दिमागों की तुलना करते हैं तो एक कॉमन पैटर्न दिखता है। दोनों ने अपने अपने समय के लिए शानदार समाधान बनाए, लेकिन दोनों एक ही मौलिक सीमा से बंधे थे, रिवर्सिबिलिटी की कमी। एक दिशा में जाने का एक तरीका था और वापस आने के लिए एक बिल्कुल अलग। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहां सदियों पुराने सीमा को आखिरकार तोड़ दिया गया, एक आधुनिक और बहुत ही एलिगेंट समाधान के साथ। यही वो सवाल है जो एक असली ब्रेक थ्रू की ओर ले गया। क्या कोई एक ऐसा तरीका हो सकता है जो न केवल रिवर्सिबल हो बल्कि पाई के किसी भी अनुमान के लिए काम कर सके? और ये देखिए, ये इस आधुनिक दृष्टिकोण की शक्ति को कितनी शानदार ढंग से दिखाता है। यहां हम एक ही मूल विधि को 2 अलग-अलग अनुमानों के लिए काम करते हुए देख सकते हैं। एक तरफ रामानुजन का पाई और दूसरी तरफ एक और भी सटीक वर्जन। ये इस नए तरीके की शक्ति और लचीलेपन को दिखाता है। तो ये क्रांतिकारी नई विधि काम कैसे करती है? इसका मूल आइडिया है पाई को एक भिन्न यानी फ्रैक्शन के रूप में मानना।
फिर पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके उस भिन्न के अंश और हर के वर्गमूल के बराबर लंबाई बनाना। इसके बाद समानांतर रेखाओं और समरूप त्रिभुजों की एक चतुर्थ प्रणाली का उपयोग करके वृत्त की त्रिज्या को वर्ग की भुजा से जोड़ा जाता है। और सबसे कमाल की बात, ये पूरी तरह से रिवर्सिबल है। प्रक्रिया को उलटने के लिए कोई नया या जटिल तरीका नहीं चाहिए, बस इन्हीं स्टेप्स को उल्टे क्रम में करना होता है। चलिए अब देखते हैं कि ये आधुनिक समाधान कितना शक्तिशाली और विस्तारणीय है। ये हमें सिर्फ वृत्त का वर्ग बनाने से कहीं आगे ले जाता है। ये सिर्फ एक पुरानी पहेली को हल करने के बारे में नहीं है। इस समाधान का असर ज्यामिति, इंजीनियरिंग और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में बहुत व्यापक है। मिसाल के तौर पर इसी मूल सिद्धांत का उपयोग करके किसी भी जटिल बहुभुज यानी पॉलीगॉन को समान क्षेत्रफल वाले एक वृत्त में बदला जा सकता है। ये ज्यामिति की परिवर्तनकारी शक्ति का एक सुंदर प्रदर्शन है, जो हमें किसी भी आकार को दूसरे में बदलने की अनुमति देता है, जबकि उसका मूल क्षेत्र वैसा का वैसा ही बना रहता है। और आखिर में यह हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाता है। वृत्त का वर्ग बनाने की ये यात्रा, जो एक प्राचीन अनुष्ठान से शुरू हुई थी, हमें दिखाती है कि कैसे मानवीय सरलता और दृढ़ता पीढ़ियों से चली आ रही समस्याओं को भी हल कर सकती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, और कौन सी असंभव समस्याएं हैं जो बस एक नए चतुर दृष्टिकोण का इंतजार कर रही हैं।